हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज जो है ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ये आपका दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम है वन और वन्यजीव संसाधन। ये संसाधन का ही पार्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी थोड़ा लंबा सा चैप्टर है। तो आप सभी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तो उसको भी शेयर कर देंगे ताकि उसको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो है भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1500। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो इमली और आम की। अगला है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,098 वर्ग मीटर। अगला है निम्न में से सुमेध जातियाँ कौन सी है? सुमेध जाति तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो सभी आंसर हो जाएगा। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ सकती है? तो सबसे तेज पूछ रहा है ये, तो आपका हो जाएगा 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित किया गया है? वैसे ये क्वेश्चन हम लोग पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगला है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? और वन्यजीव जो अभयारण्य है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है कोई ना कोई एक, ठीक है। तो एक पूछा ही जाता है। तो आपको हो जाएगा राजस्थान। अगला है 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? ठीक है, साफ करना यानी जो उसको समाप्त करना पड़ा। तो इसमें हो जाएगा 5,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? जैव उपजाति की संख्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 8%। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? सबसे तेज हो जाएगा आपका चीता। समान जातियों से क्या अभिप्राय है? समान जातियों से क्या अभिप्राय है? तो जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक है। अगला है एशियाई चीता और गुलामी सिर वाली बत्तख किन उपजातियों में शामिल है? एशियाई चीता और गुलामी यानी गुलाबी सिर वाली बत्तख किस उपजातियों में शामिल है? तो हो जाएगा लुप्त जातियों में। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई है? तो हो जाएगा आपका सागवान एकल रोपण के द्वारा। किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है? तो चीड़ पाइप जो रोपण है इस परियोजना से, चीड़ पाइप रोपण परियोजना। अगला है घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? तो घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर को साफ करना पड़ा? तो 5,000 वर्ग किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर। औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? औषधीय जो पौधा होता है तो किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों। अगला है टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार में प्रयोग लाया जाता है? टक्सोल जो होता है ये हो जाएगा कैंसर। अगला है सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा
किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो हो जाएगा बांस की पौधे। ठीक है। घाटी के मुखली नर्सरी में जो युवतियों के द्वारा लगाया जाता है किस प्रकार का पौधा? तो बांस का। नहीं, किस प्रकार नहीं, कौन सा पौधा पूछ रहा था आपको, हो जाएगा बांस का। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के विनाश का पूछ रहा है। संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, सभी हो जाएगा आंसर। भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? तो आधे से अधिक जो है वन जो है क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अगला है मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तब कौन सा हो जाएगा? 40%। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार बताइए। तो वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकार बताना, तो आपको हो जाएगा आरक्षित वन, उसके बाद रक्षित वन, उसके बाद वर्गीकृत वन। ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ों की कटाई रोकना। ठीक है। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, इसके नाम पता ही होगा। ठीक है। जो उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, गढ़वाल ज़िले में। इसमें क्या होता था, पेड़ों से मतलब जो है अगर कोई काटते थे तो उससे चिपक जाते थे, उसको रोकने के लिए। ठीक है। दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती है? दुर्लभ जाति कौन सी होती है? तो जगह इनकी संख्या बहुत कम होती है। अगला है विषम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकटग्रस्त बन जाती है। ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया? एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया? 1952 में। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? काला हिरण पूछ रहा है किस श्रेणी के जीवों का है? तो काला हिरण जो है कौन है? लुप्त प्रजाति है, बहुत कम संख्या हो रहा है इसका। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो कितने प्रतिशत पूछ रहा है? तो 20%। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है। अगला है विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताइए। सबसे बेहतरीन यानी सबसे अच्छा, तो प्रोजेक्ट टाइगर। अगला है 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? भारत जो है किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशियाई चीता। ठीक है। अगला है टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से होता है? तो हो जाएगा पेड़ों की छाल से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, टहनियों से भी होता है, तो सभी हो जाएगा आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो प्रभारी कौन है? तो वन विभाग। ठीक है। यानी वन और वन्य प्राणी जीवों के संरक्षण का जो भी देख रेख होता है कौन करता है? तो वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगला है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? तो यव के वृक्ष। अगला निम्नलिखित में से किस वन में किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू हुआ? तो बाघ परियोजना जो उसको हम लोग बोलते थे, अभी पढ़े थे जस्ट, तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973 में। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी कारण हैं। ठीक है। आवास के विनाश यानी जंगलों का लगातार नाश होते जा रहा है, तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? उसके बाद जंगली जानवर जो भी है उसको मारना यानी मारा जा रहा है। उसके पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंट जो भी है हम लोगों का वो प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण जो बहुत सारे प्राणी ऐसे ही नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। जो कि उसकी प्रजनन शक्ति को या बहुत सारे समस्या हो जाती है पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक है। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है?
ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र है जंगल वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश अस्थायी रूप से। धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है, तो कितने प्रतिशत, ये धरातल का पूछ रहा है तो 70%। अगला है हिमालयन यव क्या है, हिमालयन यव क्या है, तो एक औषधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों की कटाई से सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है, तो वनस्पति और वन्यजीव जातियाँ दोनों को हुआ है। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था, तो हो जाएगा पौधे को। वर्ष 1997 के अनुसार सघन वन क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, 10,098। अगला है वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो और वर्गीकृत। ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने किस प्रकार यानी सेंचुरी जो है घोषित किया गया, किस प्रकार घोषित किया गया, तो एक यानी 1200 हेक्टेयर वन। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त प्रजाति कौन है, तो एशियाई चीता। ठीक है, ये हम लोग पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है, तो मोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है, स्थानिक जाति कौन हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। ठीक है। भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की है, तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वनों का संरक्षण। ठीक है। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल से हुआ, तो रेल लाइन, व्यवसाय, वानिकी, तो इस तीनों से हुआ है। ठीक है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो वनस्पति का पूछ रहा है तो 47,000। ठीक है। अगला निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है, संकटग्रस्त काला हिरण, गेंडा, शेर, मणिपुरी हिरण सभी हो जाएगा। ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। यानी बीज बचाओ यानी हम लोग जैसे फसल उपज करते हैं उसमें बहुत सारे खाद, कीटनाशक ये वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, बिना रासायनिक खाद के, बिना रासायनिक यानी हम लोग जैविक खाद के तहत मतलब ज़्यादा जोर दिया गया था इसमें। वाला भारत में सरीसृपों और जल स्थलचरों की कितनी जातियाँ लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, यानी भारत में सरीसृपों और जल स्थलचरों की कितनी जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, 15 और 3। अगला है राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी थी। इसका उद्देश्य क्या था, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है तो मनुष्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगला है तीसरा चैप्टर जल संसाधन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ये संसाधन पहला चैप्टर का ही भाग है। ठीक है। अगला है जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो जल प्रदूषण से कौन समस्या होता है, तो जल जनित बीमारी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है,
कौन सा है बताना इसमें, तो हो जाएगा जल विद्युत। यानी जल विद्युत से कितना यानी जल से कितना प्रतिशत विद्युत का तैयार किया जाता है, तो 22%। ठीक है, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो है जल से विद्युत तैयार किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो 11वीं सदी में पूछ रहा है, निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भोपाल झील। ठीक है, तो आप ध्यान से जो है टिक कीजिएगा आंसर, क्योंकि एक गोविंद सागर भी यहाँ झील है और अक्सर जो है यही आंसर मार देते हैं। तो ध्यान से मारिए, यहाँ पूछ रहा है क्या है, 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है, हो जाएगा भोपाल झील। इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर झील। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 3/4, सभी को पता है वैसे। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठा जल का पूछेगा तो सुपिरियर झील। ठीक है, अगला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगला है, सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन सा है? सबसे गहरी खारे पानी झील तो हो जाएगा मृत सागर। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का साधन क्या है? नहर है, तालाब है, कुआं और नलकूप, यही सब है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? सतलुज जिसको बोलते हैं, सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है, तो हो जाएगा आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी हो जाएगा। ठीक है, कुछ यानी कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? यानी पीने लायक जो जल है कितना परसेंट है? 2.5%। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो है सभी को पता है कि पैटर्न तो बदला गया है, और जो है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे सिलेबस से ही पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग बिना किसी के बहकावे में आए सिलेबस पे फोकस कीजिए, और जो है तभी हम लोग को जो है सफलता मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा जाना है, तो हम लोग का जो पहला टारगेट है, तो हम लोग जो है सिलेबस को ही कवर करना है। ठीक है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो भारत का पहला जो है जल विद्युत हो जाएगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची झील मीठे जल का तो हो जाएगा टीटीकाका। ठीक है, अगला है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है, तो महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? हीराकुंड परियोजना। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस नदियों के जल संग्रह क्षेत्र बहुत बड़े हैं? तो हो जाएगा गंगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी भौम जल किसको बोलते हैं? यानी भूमिगत जल को ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लेगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? इनमें से किस राज्य में लेगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? तो आपको हो जाएगा उड़ीसा और केरल, दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है?
तो जल प्रदूषण किससे किससे होता है? तो नगरीय वाही जल, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, वाहित मल, तो सभी से जो है जल का प्रदूषण होता है। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया? तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो चलाया गया है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया? तो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस में चला गया है? राजस्थान में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चला गया? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र के द्वारा, मतलब केंद्र जो है सरकार के द्वारा चला गया है, तो आपको हो जाएगा हरियाली। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया गया? यानी किस वर्ष, ये कह रहा है कौन से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया गया? तो जाएगा कुंड। ठीक है, यानी कुंड का मतलब तैयार किया गया है। अगला है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण, तो हो जाएगा आपका कोसी, क्योंकि बाढ़ जो है कोसी से लगातार आते रहते हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगला है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध आपका हो जाएगा गुजरात। अगला है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? तो महासागर में कितना हो जाएगा? 96.5%। कहीं कहीं 6 भी मिलता है। ठीक है, तो आपको 96 मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, अगला है, महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? यानी कौन सी परियोजना है जो महानदी पर है? तो आपको हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जाएगा आपका 133वां। अगला, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? यानी वर्षा जल का जो संग्रहण है उसको मतलब जो है हर घर में जो है लगाया गया है। ठीक है, किस राज्य में? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। यानी छत से वर्षा, जैसे बारिश होता है तो छत पे पानी गिरता है, तो उसको स्टोरेज करने का जो सिस्टम लगाया गया किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। अगला है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है राजस्थान में? टांका। अगला, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा अगर देश में पूछे तो हो जाएगा आपका मासिन राम। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? ठीक है, नहीं देश का अगर पूछेगा तो 17.39%। अगला, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे अधिक जो उपयोग होता है किसमें होता है? सिंचाई में। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में मतलब कानूनन अनिवार्य है? ठीक है, तो कानून के रूप से अनिवार्य कर दिया गया है किसमें? तमिलनाडु में। अगला है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में बताना है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी भाग में। यानी तालाब से सिंचाई सबसे ज़्यादा तो दक्षिणी भाग में। अगला है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य
भौम जल संसाधन लगभग डैश घन किलोमीटर है। कितना घन किलोमीटर है? 432। यानी भौम जल पूछ रहा है पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, कितना प्रतिशत, सॉरी कितना है? तो 432 घन किलोमीटर। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो वैसे चेंज क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसको भाषा चेंज करके कैसे कैसे पूछा है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है, यानी कंपलसरी कर दिया गया है, तो आपको जगह तमिलनाडु में। निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, यानी जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, अगर जैव और जैव, एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, तो जैव और जैव में अगर पूछा जाए, यहाँ पे अगर चक्रीय वैसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जैव और जैव में पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा औजैव। ठीक है, यानी औजैव संसाधन किसको बोलते हैं? यानी औजैव उसको बोलते हैं जो निर्जीव संसाधन है। ठीक है, और जैव जो सजीव को। ठीक है, और नवीकरणीय किसको बोलते हैं? जिसका भंडार जो है मतलब सीमित होता है। ठीक है, यहाँ पे चक्रीय हो जाएगा जल। ठीक है, ऐसे आंसर इसका। तो ये सब चीज़ भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होता है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन वैसे बनते रहते हैं। अगला है, पृथ्वी का लगभग डैश धरातल पानी से आच्छादित है। यानी पृथ्वी का लगभग कितना भाग जो है जल से भरा हुआ है? तो 71%। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? यानी भूमिगत जो जल होता है सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? तो पंजाब और हरियाणा। ठीक है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना, ठीक है, कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? यानी पूरे विश्व में जितना जल है तो उसमें से कितना प्रतिशत भारत में है? तो 4%। ठीक है, अगला है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये कहाँ बनाए गए हैं? ये हो जाएगा आपका कोटा में। कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभावना से अधिक है? ठीक है, यानी संभावना से अधिक ज़्यादा उपयोग करता है भूमिगत जल का, तो हो जाएगा तमिलनाडु से, तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो कुल वार्षिक वर्षा भारत में कितना होता है? तो 4000 घन किलोमीटर। ठीक है, अगला है, यानी वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है? यानी वर्षा से, यहाँ वर्षा आ जाएगा, वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है? तो अलवणीय होता है। ठीक है, उसमें लवण नहीं पाए जाते। देश में प्रयुक्त जो होता है कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में किसका है? सबसे अधिक समानुपात निम्न में से किसका है? ठीक है, तो हो जाएगा सिंचाई में सबसे अधिक, वो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जल संभार प्रबंधन। जल संभार प्रबंधन, ठीक है, धरातीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। दूसरा है भौम जल का दक्ष प्रबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। यानी जल संभार प्रबंधन जो होता है ये धरातीय जल संसाधन का प्रबंधन भी है और भौम जल का भी, यानी दक्ष प्रबंधन, दोनों है। आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, धरातलीय जल बोलते हैं जैसे हम लोग कोई वर्षा होता है नॉर्मली चीज़, उसके बारे में बात किया जाता है, उसको उसका प्रबंधन कैसे करना। और एक भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर रिस गया जल, उसको उसके बारे में बात करते हैं। दोनों चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा। अगला है, जमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होता है? तो दिल्ली और इटावा में। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है?
अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? साबरमती। अगला है कानपुर तथा वाराणसी से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी पूछ रहा है तो गंगा। लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? ठीक है, लखनऊ में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका गोमती। नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य होगा? पुनः प्रतियोग्य नहीं, पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गंगा। यानी पुनः पूर्ति एक वजह से ख़त्म होता है तो बहुत जल्दी से उसमें जल अवेलेबल हो जाते हैं। तो कौन सी नदी है? गंगा। इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ठीक है, वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है और उसका आंसर हो जाएगा कोसी। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? हो जाएगा 1987। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 96.5%। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जो जलाशय परियोजना किस में है? तो ये हो जाएगा बिहार में। अगला, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 65% और कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन की खास बात ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? ठीक है, तो यानी बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है, हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगला, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है तो जाएगा पश्चिम हिमालय। ठीक है, अगला है, इनमें से किन कारणों से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार किया जाता है? तो जगह पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, पीने के लिए जो है छत का पानी जो है स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन और पूछा भी गया है परीक्षा में। ठीक है, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीलाग्र कहा जाता है। ये तो हमारा जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है कृषि। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में यानी जीडीपी का पूछ रहा है। ठीक है, तो जीडीपी अगर पूछ दे या सकल हिंदी में पूछ दे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का क्या हो जाएगा? जीडीपी का तो इसको जी से क्या बोलते हैं? ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ वही चीज़ पूछ रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछ रहा है। ठीक है, उसमें जो है कृषि का योगदान कितना है? तो 17%। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है? कितनी प्रतिशत आबादी? 65%। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? यानी वर्तमान समय में कुल जो है कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? प्रति भूमि कितना है? 5%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो मैदानी कितना हो जाएगा? 43%। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग नाइन्थ क्लास में भी है इसके बारे में ये पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम लोग नाइन्थ का भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर वहाँ एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर लेंगे। अगला, भारत में लगभग 2/3 ठीक है
लोगों की जीविका का आधार क्या है? यानी 2/3 जो है, 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि है। ठीक है। अगला है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरी कृषि बोला जाता है इसको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जो है हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे जो है बने रहिए आप सभी। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ठीक है, क्योंकि जो है ये सिलेबस में 9th 10th का दिया गया है, तो 9th और 10th का जो सिलेबस है उसी को हम लोग कवर करना है। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सिलेबस को देखना है। ठीक है, हम लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, कोई कुछ, वैसे काम नहीं करना। सिलेबस को देखिए और उसके अनुसार पढ़िए जो दिया गया है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है जो भी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट जो एग्ज़ाम उसको ठोकना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, ना कि आलतू फालतू चीज़ें पढ़ना है उसको फेंकना है। फेंकने के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, बिल्कुल ठोकने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़। ठीक है, भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? सोपानी की कृषि किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? झूम खेती जो किस में भाग में किया जाता है? तो पूर्वोत्तर भाग में। ठीक है, में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह हो जाएगा रोपण कृषि। इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, तो प्रारंभिक में कौन सा उपयोगी नहीं है? तो ट्रैक्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सा आता है? चाय। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें कौन कौन है? तो गन्ना, चाय, रबड़। तो कौन नहीं पूछ रहा है? तो गेहूँ। अगला, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? ठीक है, रबी, खरीफ और एक जायद। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाड़े की ऋतु में बोई जाने वाली फसल को कौन सी फसल होती है? तो आपका ये भी राइट आंसर आ जाएगा, रबी फसल। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसल का उत्पादन जो है किस मौसम में होता है? तो हो जाएगा गर्मी में। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी में। अगला हो जाएगा, दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा प्रथम। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति। ठीक है, ठीक है, अगर श्वेत क्रांति पूछा है किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? यानी इसको जो है ये ऑपरेशन फ्लड 2 जो चला गया था, कब चला गया था? तो 1981 में। ठीक है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो धान की जो खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? धान के सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो तमिलनाडु में। गेहूँ फसल है, तो गेहूँ कैसा फसल है? जो आपका रबी फसल है। ठीक है, तो धान पूछ दे आपका, तो धान कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा धान कौन सा फसल होगा। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? यानी गेहूं का कौन सा राज्य जो है प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। ठीक है, कहाँ नहीं होता है यहाँ पूछ रहा है? आपका मध्य प्रदेश में। गेहूं के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है?
तो गेहूं के उत्पादन में भारत का पूछ रहा है पूरे विश्व भर में, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो मोटे अनाज का फसल नहीं है तो कौन हो जाएगा? गन्ना, ज्वार, बाजरा, राई ये सब जो होता है, राई जिसको बोलते हैं, ये सब मोटे अनाज है। लेकिन गन्ना क्या है? मोटे अनाज में नहीं आता है। ये कौन सा फसल है? तो इसे वो नकदी फसल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। भारत में बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो राजस्थान में। ठीक है। वैसे बाजरा वहाँ होता है जैसे जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र, तो राजस्थान जो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ बाजरा का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। अगला, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित मानसून। ठीक है। यहाँ पे मानसून जो है कभी कभी देखिए मतलब अनियमित मानसून का मतलब क्या है? गर्मी के टाइम में जिस टाइम में वर्षा होना चाहिए उस टाइम में बारिश नहीं होंगे, ठंडी के टाइम में बारिश होंगे, मतलब असमय के अनुसार मानसून जो हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अब आलू है, आलू के टाइम में जो है अब कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है मतलब कुहासा कोहरा, कभी बरसात हो जाती है। धान के जब तैयारी की जाती है उस टाइम में जो है बरसात हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है? फसल की बर्बादी हो जाती है। तो कृषि की जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाती है। ठीक है। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं। तो सबसे मेन कारण क्या है? तो अनियमित मानसून है, कृषि की असफलता है। कृषि जो है असफल कैसे हो रहा है? तो मानसून की वजह से। ठीक है। अनियमित मानसून। निम्नलिखित में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन फसल कौन कौन है? तो चना, मसूर, उड़द। तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा बाजरा। बाजरा किसमें? हम अभी तुरंत पढ़े हैं, बाजरा जो है मोटे अनाज में आता है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो हो जाए आपका जोधपुर। ठीक है। बोला तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन में। तो तिलहन यानी तेल का जो भी होता है फसल, तो उसके उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। सरसों का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ठीक है। सरसों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। सरसों किस प्रकार का फसल है? तो सरसों के अभी हम लोग पढ़े तिलहन फसल के बारे में, तो वही तिलहन आंसर हो जाएगा। चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र घाटी में। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग साना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है? ठीक है। तो हो जाएगा चाय। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि में किया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय फसल हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अगला, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो जाए आपका चीन। अगला, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? तो भारत में चाय का सबसे अधिक निर्यात जो है किस पतन से किया जाता है? कोलकाता से। निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? पेय यानी पीने लायक फसल है, पीने वाला। तो चाय, कॉफ़ी ये सब क्या है? पीने वाला है। ठीक है। तंबाकू तो नहीं होगा, चना भी नहीं होगा, मूंगफली भी नहीं होगा, तो क्या जाएगा? कॉफ़ी। निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? कॉफ़ी का किस्म कौन कौन होता है? तो रोबस्ता, लिबेरिका, अरेबिका। यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है? तो यूरेबिका। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यानी कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी किया जाएगा त्रिपुरा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी। बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में।
निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो बागवानी फसल कौन नहीं है? हो जाएगा आपका कपास। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो है किस फसल का, यानी ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका आम। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है हो जाएगा आपका प्रथम। मतलब जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि कच्चा माल क्या है? ये हो जाएगा आपका ये सब जो है क्या है? तो फल है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य, काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में, ठीक है। और मसाला का भी अगर पूछा जाए तो वो भी केरल ही होता है। और सबसे शिक्षित राज्य पूछे वो भी हो जाएगा आपका केरल ही, ठीक है। तो केरल जो है काफ़ी पावरफुल और एजुकेटेड राज्य है, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? किस क्षेत्र में पूछा जा रहा है, ठीक है। जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1983 से 84 में। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो रेशेदार फसल कौन सा हो जाएगा? जूट। अगला, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार नहीं है कौन हो जाएगा? इसमें गन्ना। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन फसल है? ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पन्न किया जाता है? ये आपका हो जाएगा भारत। अगर भारत में राज्य पूछेगा तो गुजरात। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक होती है? ये हो जाएगा काली मिट्टी। और ये भी पूछा जाता है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी, ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? तो 210 दिन। अगला, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना कपास को कहा जाता है, ठीक। हम लोग वैसे रिवीजन के लिए बना रहे हैं, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फटाफट थोड़ा क्वेश्चन करने के, क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगला, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो हो जाएगा जूट। भारत में जूट का सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन है? तो आपको हो जाएगा चावल, ठीक है। गेहूँ, सरसों, मटर तो होगा नहीं, आपको कौन सा हो जाएगा? चावल। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? तो गेहूँ हो जाएगा। धान, केला, चाय ये सब तो आपका खरीफ में आएगा, ठीक है। फसल बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार जो फसल है कौन है? तो दाल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन हो जाएगा? तो रोपण कृषि। यानी एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो रोपण कृषि में। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को, ठीक है। अगला है हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हरी चाय का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? USA। हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति गेहूँ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक असर किस फसल में पड़ा था? तो गेहूँ, ठीक है। चावल के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल का
उत्पादन में कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा। दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल में यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? कृषि से संबंधित कौन है? तो जूट। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? यानी पूरे वर्ष में 2 से अधिक फसल कितने क्षेत्र पर उगाया जाता है? 15%। तो यहाँ भी ये भी आपका चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग बने रहिए, जो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो हमारे जो दे रहे हैं आपको जानकारी एक जगह दे रहे हैं सारे क्वेश्चन, अगर ये पसंद आते हैं आपको, ठीक है, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बिल्कुल खुशियों से भरा हो।